देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, यही सवाल हर एक ज़बान या जहन में है। मदमनी महंगाई उरूज पर है, जो कि किसी तौर से हुकूमत से संभलने में नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब यही हुकूमत दूसरे महाजों पर सर धड़ की बाजी लगाए दिखाई देती है। आज भी पीडीएम में शामिल जमातों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के हवाले से बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। और इस मौके पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। मजीद इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इन सारी बातों के बावजूद मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ी माजरत से मैं अर्ज करूंगा कि ये एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लियामान की तरफ से नहीं है। पार्लियामान का ये आइन और कानून के तहत इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, इदारों की फंक्शनैलिटी को सामने रखते हुए उनकी गैर जानिबदारी को इंश्योर करने के लिए वो कानून साजी करें। और आज हम सारे दोस्त बैक जुबान ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कि अवाम का ये हक जो है ये हम कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा ने अज़ खुद कार्रवाई करके इलेक्शन का जो हुक्म जारी किया है, पीडीएम की हुकूमत ने इस फैसले को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी बल्कि बेहुरमती करार दे दिया है। हालांकि बात यहाँ तक है, ये एक गुत्थी है जिसने कौम को गुत्थम गुत्था कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के बेंच की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया है। आज भी फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद करने का मतलब अदालती निज़ाम को बंद करना है और ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। वो इस बारे में क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बंद करना है। ये नून लीग की पुरानी गुंडागर्दी है। नवाज शरीफ ने पहले हमला कराया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब शहबाज शरीफ ये जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा है और मरियम नवाज ये जिम्मेदारी अदा करना चाह रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ, पूरा पाकिस्तान सड़क पे होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पीछे होगा। आज भी हजारों वकील अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पीछे और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर आपने कोई हरकत की, पूरे वकील, अवाम, तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में होगी और अपनी सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करना हम अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्शन हो या ना हो, अब तो दूसरा मसला बन गया है या बना दिया गया है। मसला यह है कि अदलिया के इख्तियारात कौन तय करेगा। इलेक्शन के बारे में अदलिया के फैसले के मुतालिक अदलिया के हामियों का कहना है कि फैसला दुरुस्त हो या गलत, उसकी तकमील लाजमी है। हुकूमत के हामियों का कहना है कि फैसले का आइन और कानून के मुताबिक होना भी लाजमी है। ये हुकूमत और अदलिया लाजिम व मलजूम बन गए हैं। आज अता तारड़ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जिस तरह की अदालत की बात ना मानने पर तौहीन अदालत हो सकती है, तो उसी तरह पार्लियामेंट का हुक्म ना मानने पर तौहीन पार्लियामेंट भी होगी। मजीद उन्होंने किन खदशात का इज़हार किया, आइए सुनते हैं। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, ये तौहीन पार्लियामान है। और पार्लियामान क्योंकि सुप्रीम इदारा है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा कि आप तौहीन पार्लियामान किए जाएं और आपका अपना इदारा इतना तकसीम हो कि उसके अंदर दो लोग आपस में बैठने के, बात करने के रवादार ना हो। तो तासुर ये कायम हुआ है कि एक सियासी जमात को एक गिरोह की तरफ से सहूलतकारी दी जा रही है और ये वकला कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके कुछ साथी वो मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी कर रहे हैं एक सियासी जमात की और करते आए हैं, चाहे आइन का हुलिया ही क्यों ना बिगाड़ दिया जाए। दूसरी जानब जमहूरियत के नाम पर बारहा आजमाए हुए हुक्मरानों से अब हुकूमत संभल ही नहीं पा रही है।
ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इसलिए बेहतर यही नज़र आता है कि पहले आपकी गर्दान से हटकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, इससे पहले कि दूसरी कुव्वतें सबको उठाकर बाहर फेंक दें। और साथ ही दूसरी जानिब जहां नज़र यह आ रहा है कि अदालत उज़्मा ने वैसे तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट पर ताहुकुम सानी अमल दरामद रोक दिया है और एक्ट बादिन नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का है। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स भी आए हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में जारी अपनी हट धर्मी चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस से मुतालिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद मंजूर कर ली। पहले तो ये सवाल उठता था कि जी लार्जर बेंच नहीं है, अब सवाल ये है कि लार्जर बेंच पे भी तकलीफ है और उसको भी तहलील करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ना सिर्फ ये क्या बल्कि पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब की फराहमी का बिल भी कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। एक और हुक्म की तकमील नहीं हो रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में सदर, वजीर आजम और बार काउंसिल्स को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर हाजिर कर लिया है। साथ ही कल इंतहाई अहम दिन, क्योंकि कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी तलब कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। आर्मी चीफ और DGISI शरीक होंगे इसमें। अस्करी हुक्काम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। एक और भी ये मामला कर लिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बज़ाहिर लगता ये है कि अदलिया को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को प्रेशर किया जा रहा है और थ्रेट दी जा रही है बाकायदा कि देखें किस तरह से हम आपके हुक्मनामे को उड़ा के रख देंगे, और उड़ा रहे हैं। और आज जो अभी थोड़ी देर पहले आपने शॉट सुना अतातारड़ का, उससे ये वाज़ेह पैगाम नज़र आता है कि किस तरह आज से पूरे 1 साल पहले जब स्पीकर की रूलिंग कौमी असम्बली के अंदर, और मैं ये बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो हाफजा तो हमारा नहीं छीन सका, इसी वजह से बार बार ये बात याद दिलानी पड़ती है कि आज से ठीक 1 साल कबल जब पार्लियामान की कार्रवाई होती है, स्पीकर एक रूलिंग देता है और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व होने की बात होती है, तो यही चीफ जस्टिस, यही बेंच, यही सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुलता है और आपको रिलीफ देता है। जो रिलीफ के तौर पर आज आप बात कर रहे हैं, वही आपको उस वक्त रिलीफ मिला। और आज जब वही बेंच, वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस आज फिर पार्लियामान की कार्रवाई के हवाले से कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने को कह रहा है, तो आपको हर चंजा तकलीफ हो रही है। बहरहाल क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, सब पे बात करेंगे जी। मेहमान यहाँ पे पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जी अमजद अली नियाजी साहब। अमजद अली नियाजी साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। साथ ही आगा मसूद साहब हैं जी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। अमजद अली नियाजी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अमजद अली नियाजी साहब, ये क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह से आप इसको देखते हैं? एक पार्लियामान की कार्रवाई साल भर पहले होती है, उसके ऊपर कहा जाता है कि नहीं जी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया, आइन, इन सब के सबक पढ़ाए जाते हैं। पूरे 1 साल तक हमने वो पढ़ते रहे, सुनते रहे, और कहा जाता है कि जी आइन का बोलबाला हुआ, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, वज़ीर आज़म को, एक सिटिंग वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है, सिर्फ ये बात करके कि नहीं जी आइन की और पार्लियामान की जो कार्रवाई थी वो ठीक नहीं थी। और अब आज कहा जा रहा है जैसे ही वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस जब बात कर आइन और कानून की, तो आज तकलीफ हो रही है। हर चंजा यही बात है खाली हुकूमती हलकों में कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है, यानी कि वो अवाम और जमहूरियत, जमहूर जिसकी शाखों पे, जिसके कंधों पे बैठकर आई है ये सारे हुक्मरान, उन्हीं के राइट को, बेसिक राइट को वायलेट किया जा रहा है और उसमें अब अदलिया के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। रिदा, पहली बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक अजीब सूरत हाल है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। बात यह है कि आपको याद होगा कि 10 अप्रैल थी जब रजीम चेंज हो रही थी, तो मैंने एक रूलिंग दी थी कि पार्लियामान की डोमेन में सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। आपको याद होगा रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो नेशनल असेंबली है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। इसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस है
वो पार्लिमान का काम नहीं है। पार्लिमान का काम है कवानीन बनाना, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेटर का काम है कवानीन की बनाना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी तशरीह करना। बदकिस्मती से लेजिस्लेटर और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट है कि जो उन्होंने एक प्रोसीजरल कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन में जो उन्होंने इंटरवीन किया है इस वक्त, और पार्लियामेंट कहती है कि हम सुप्रीम है, इस पे कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की मतलब इस पे कहूं कि जी वो उसको ओवरलैप करे, नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात यह है कि जब रूल्स ऑफ बिजनेस की बात आएगी तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, क्योंकि जितने भी हमारे स्टून है, जो बेसिक स्टून है जिसके ऊपर रियासत खड़ी है, तो रियासत जब के एक सतून की टांगे खींच चली जाए तो रियासत जो है वो लड़खड़ा जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर ओवरलैपिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ओवरलैपिंग करे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो मसाइल उलझ जाएंगे। हर एक ने अपनी डोमेन में काम करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेगी। वो जो कानून कहता है, कायदा कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक, हाँ मैं समझता हूं अगर किसी को इतराज है तो फुल कोर्ट बिठा दें, फुल कोर्ट बैठ जाए, 15 जजों की अदालत बैठ जाए। उन्होंने फैसला तो कानून और कायदे के मुताबिक ही करना है ना, कोई ये तो नहीं करना, कोई नया कानून तो नहीं आ जाना। सो तसल्ली के लिए, पूरी कौम की तसल्ली के लिए मुझे अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। मकसद ये है कि हमें अगर आगे की तरफ प्रोसीड करना है, मुल्क को बचाना है, तो यकीनन फैसले कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। हाँ, रूल्स जो है वो हर एक की अपनी डोमेन होती है, पार्लियामेंट की अपनी है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी है। थैंक यू वेरी मच। राइट, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आइन बनाने वाली जमात है आपकी। जरदारी साहब ने भी कह दिया कि हालात को बेहतर करने के लिए 3 रोज कबल पार्लियामेंट के अंदर गोल्डन जुबली में कि जी वजीर आजम को पैगाम दे दिया, क्लियरली कह दिया बल्कि साथ बिठा के कि जी मुज़ाकरात करें, अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात करें। लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई हल नज़र नहीं आ रहा, कोई चारा नज़र नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, ना एग्जीक्यूशन नज़र आती है। लगता तो बज़ाहिर के एक जमात जो है वो नहीं सुन रही हुक्मरान जमातों में से। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या करेगी? क्योंकि जो हालात हैं वो तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाली जमात है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है और आइन को असल शक्ल में लाने वाली जमात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि हमें अपने मुज़ाकरात का, डायलॉग का जो दरवाज़ा है वो खुला रखना है और कभी भी इस दरवाजे को बंद नहीं करना, क्योंकि रिकन्सिलिएशन डायलॉग के जरिए ही हो सकता है और जो मसाइल हैं वो डायलॉग के जरिए ही हल हो सकते हैं। तो लिहाजा जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही कि अनकंडीशनल बातचीत होनी चाहिए और अपोजिशन को, इमरान खान साहब को भी मैसेज दिया एक तरीके से और वजीर आजम को भी कहा कि मुज़ाकरात करें और इससे मुल्क और मुल्क के अवाम का, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल निकालें। अब ये तो मैसेज था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे। अब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आगे एक उनका ब्रेन चाइल्ड था पीडीएम के अंदर, उन्होंने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया। तमाम मुखालिफ जमातें जो पीपल्स पार्टी से एक सियासी मुखालफत रखती थी, उन सबको भी इकट्ठा करके उस प्लेटफॉर्म पे लाए और इकट्ठा कर दिया। उनको बोला कि अपनी जाती रंजिशें और सियासी मामलात से बालातर होकर मुल्क और मुल्क कौम के लिए इकट्ठे गए। अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक कमेटी बनाई है 3 रुकनी, जिसके जिम्मे लगाया है कि मुज़ाकरात के लिए आप विद इन द कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें और जो गवर्नमेंट में नहीं है आप उससे भी डायलॉग करें। अब वो कमेटी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करेगी। उसमें गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, कायरा साहब हैं और वो लोग हैं जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक अच्छे तरीके से रवादारी के साथ बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देखें,
ये गरीबों की जमात है, इस मुल्क की फेडरेशन की अलामत है और यहीं पे रहना है। हमारी शहीदों ने यहीं पे जानों का नजराना दिया और यहीं पे सारे मौजूद हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये मुल्क के अंदर ये जो इस किस्म का मसला है इसको हल होना चाहिए, लेकिन इस चीज को समझने के लिए इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अगर एक अच्छा मैसेज आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है, उस मैसेज का जवाब भी वो उस तरीके से दे कि वो भी अनकंडीशनल तौर पे आके बैठे, क्योंकि इमरान खान साहब के अलावा कोई भी इस मसले का हल नहीं निकाल सकता। उनको आके बैठना होगा टेबल पे और सबके साथ बातचीत करनी होगी और सारे इनके खान साहब के साथ बैठे, तब मसले का हल निकलेगा। अदरवाइज ऐसे तो बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की थी वो मैं उसको दोहराने लगा हूं। उन्होंने कहा कि हमें किसी का चेहरा पसंद हो या ना हो, लेकिन ना मेरा ना आपका, सबका पाकिस्तान। अब बात यह है कि जब आप मुल्क और कौम के साथ सिंसियर होंगे, आपको मुल्क और कौम का दर्द होगा, तो आप इस फिक्रे की वक़्त को समझेंगे। आप इसकी अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात है ज़ुल्फ़िकार, बस उसका शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा, मुझे आगा मसूद साहब की तरफ भी जाना है। मुझे ये बताइएगा कि अब 3 रुकनी कमेटी आपने बताया, कायरा साहब है, नवीद कमर साहब, गलाइन साहब हैं, ये तो बड़े सीनियर लोग हैं आपकी जमात के। ये बताइएगा कि अभी तक मैंने कल भी पूछ रही थी यही सवाल कि क्या हुकूमती हल्के की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या आप में से किसी भी जमात की तरफ से कोई ऑफिशियल रिटन, कोई बाकायदा दावतनामा, कोई इनविटेशन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक, या सिर्फ ये बातें आप लोग फ्लोर ऑफ द हाउस और टीवी चैनल्स पर आके कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी पार्टी के बिहाफ पे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो ग्रैंड डायलॉग स्टार्ट किया था और वो सारी चीजें की थी, तो उन्होंने ऑफिशियली भेजा था इमरान खान साहब को, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वहां से कोई भी नहीं आया। असल बात यह है कि जब आपने बैठ के मसले को हल करना हो ना, तो आपको फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन नहीं चाहिए होता। आप दोस्तों को बीच में डालते हैं, उन लोगों को बीच में डालते हैं, आपस में रिकंसिलिएशन करवा सके। एंड देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप इसको जब मसले को हल करना है तो फिर आपने फॉर्मल इनविटेशन का वेट क्यों करना है? आपने कहना है कि जी ठीक है, आप बीच में लोग डालें, दोस्त डालें, ऐसे लोग डालें जो दोनों साइडों पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कर सके और मसाइल का हल निकाल सके। ये असल जरूरी चीज है। अदरवाइज तो फिर बंदा जब मानना ना हो तो फिर बंदा कह देता है कि जी मुझे तो इनविटेशन नहीं आया। अगर इनविटेशन आ गया हो तो आप कहते हैं मुझे कॉल करके नहीं कहा, कॉल करके कहा हो तो आपने कहा जी ठीक, चले ठीक है ज़ुल्फ़िकार साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। चलें ठीक है, आगा मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आगा मसूद साहब, आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हुकूमत व मुखालिफ एक वाहिद ऑपोजिशन जमात और फिर अदलिया पर हमले। रिदा, सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया। बात असल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हो गया है कि जहाँ पर लोगों ने अक्ल और दानिश से काम नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें खो देंगे। इवन वी कैन लूज़ अवर फ्रीडम। बात असल ये है कि देखिए, एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि साहब बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं लोगों की, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, किस तरीके से मतलब उनको दहशत उनमें फैलाई जा रही है। आप मुझे बताइए कि इस तरीके से क्या मुल्क चलते हैं? क्या इस तरीके से जमहूरियत चलती है? क्या इस तरीके से आइन की पासदारी होती है? फिर दूसरी बात यह कि एक डेलिब्रेट प्रोग्राम है, चाहे उसे आप लंदन प्लान कह दें, कुछ भी कह दें, देयर इज़ अ डेलिब्रेट प्लान एक्चुअली टू डिमोलिश द इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल अच्छा नज़र भी आ रहा है। लोग देखिए, हम 40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, हमें भुट्टो साहब का भी पीरियड याद है, बेनज़ीर भुट्टो साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनका भी पीरियड में याद है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और फिर दूसरी बात है कि जिनको आपने मुसल्लत किया है, यानी ये जो इम्पोर्टेड लोग हैं जिनको आपने मुसल्लत किया है, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, और बहुत से एक साहब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था मैं अफगानिस्तान के ज़रिए हमला करा दूंगा पाकिस्तान पे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देखने के काबिल हैं। 184 के तहत और इनका जो बिल पास हुआ है ना, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, मैं समझता हूँ कि ये आइन को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश करने का इनका एक इरादा है, जो कि ये इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बाशऊर पढ़ा लिखा लोग जो लिखारी हैं, जो कॉलम लिखते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी प्लानिंग है। और अगर मैं भी ये बता दूँ, अभी जैसे कि अभी पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान बता रहे थे, यही बिलावल भुट्टो बार बार मार्शल लॉ का जिक्र करते हैं। अरे भाई, मार्शल लॉ इज़ नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान।
ये तो जो है ये तो अवामी जो मुंतखब लोग हैं वही करते हैं। और फिर ये जो पार्लियामेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग ना, ये पार्लियामेंट कहाँ है? ये तो डमी पार्लियामेंट है। इसमें तो जो अक्सरियत पार्टी है वो तो मौजूद ही नहीं है। यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई ये पार्लियामेंट से हो गया। आप सारे दुनिया के अखबार देखिए, न्यूयॉर्क टाइम देख लीजिए, लीमोंड देख लीजिए, है ना, आप वाशिंगटन पोस्ट उठा के देख लीजिए, सब हंस के क्या करेंगे, पार्लियामेंट ही कहाँ है? इसमें तो वो लोग हैं ही नहीं कि जिनको कहीं मौजूद होना चाहिए और जो अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। 184 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जनाब जो क्लास है, आप कितनी कोशिश कर लें, आप उसके जो पावर हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको आप क्लिप नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर जब इन कैमरा बातचीत होगी तो यही बात ज़ेर बहस आएगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास रास्ता क्या है। हमारी इकोनॉमी के बारे में आप देख लीजिए रिदा, कि इसकी जो ग्रोथ है 0.5% है। सारे जितने भी लीडिंग मतलब ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF, इन सब ने कहा कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है। लोगों की गुर्बत का आलम यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गुर्बत है, तकरीबन 10 करोड़ लोग जो है गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। मैं ये तो वायदा करके आए थे ना कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। मौलाना फजल रहमान ने जुलूस निकाला महंगाई के ख़िलाफ़, फिर इसके बाद बिलावल भुट्टो ने बुलाया। अरे भाई फिर क्या हुआ? मतलब ऑल ऑफ ए सडन आप जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है, या तो टेलीफोन के ज़रिए धमकी दो जजेस को, या फिर ये कि उनको आप ख़रीदने की कोशिश करें, और फिर इसके बाद ये है कि मनमाने तरीके से फ़ैसले करा लें। आप जिस तरीके से नैब के क़वानीन में तब्दीली हुई है, क्या लोगों ने इसको पसंद किया है? क्या लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है? मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आई हैव टॉक्ड टू देम, उन्होंने कहा भाई जिसको जेल में होना चाहिए था वो आज मालूम वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को नज़र आती हैं, लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। और ये फ्यूडल सोसाइटी है, ये जमहूरियत नहीं है, यहाँ फ्यूडलिज्म है, यहाँ पर फासिज्म है। और ये लोग सब चाहते हैं कि किसी तरीके से आवाम को उनके हकूक़ से महरूम किया जाए, उनको गरीब रखा जाए, उनकी परेशानियों का इजाला ना किया जाए। अगर इजाला किया जाता होता तो इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है ना डॉलर को 200 पे ले आएंगे। इन्होंने वायदा किया था महंगाई हम कर देंगे। आज कितने % महंगाई है? किस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है? कहाँ? फिर आपके मार्कअप बढ़ रहा है, किस तरीके से आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। भाई बात असल ये है कि ये लोगों को क्यों समझते हैं, अच्छी जो फ्यूडल सोसाइटी है ना, ये समझते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, है ना, इनको भेड़ बकरियों के तरीके से इनको ट्रीट करो। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि भेड़ बकरी के तरीके से लोग ट्रीट नहीं होंगे। उनको खूब समझ है, उनको फ़हम है, उनको इदराक है। दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग विद देम, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सो नेचुरली दे विल स्टैंड अप। और फिर ये कि अगर एक दिन सुप्रीम कोर्ट को आपने क्लिप कर दिया उसकी पावर को, तो याद रखिए कि पाकिस्तान का लॉलेसनेस इतनी बढ़ेगी कि लोग उसको संभाल नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स इंडिपेंडेंट, दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक हैसियत होती है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि डमी पार्लियामेंट कह के साहब हम आपके जो पावर्स हैं उनको क्लिप कर रहे हैं, उनके पावर्स को ख़त्म कर रहे हैं। कोई कहीं ऐसा नहीं होता। हर जगह दुनिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है और एक ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वही फैसले करता है। तो चुनाचे इस किस्म की धोखेबाजी करना, जालसाजी करना, मैं सोचता हूँ दे आर चीटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर चीटिंग द एजुकेटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान वॉज मेड बाई ए लॉयर। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और उसकी वजह से आप पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हैं। वरना मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ सकते थे कि मुसलमानों के साथ क्या होता। राइट। मैंने एक ब्रेक पे जाना है जी नाजरीन, और ब्रेक पे भी जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और बात कर रहे हैं जी हम जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो इंतशार फैला हुआ है मुल्क के अंदर, अदलिया पर हमले हो रहे हैं और अदलिया मुखालिफ कैंपेन का हिस्सा बनी हुई है हुकूमत बाकायदा इस वक्त, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वापस जाते अमजद अली नियाजी साहब, इस सारी सूरत हाल में अब आप लोग क्या करेंगे कि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए हम अगर हुकूमत किसी कानून में तरमीम लाती है तो बैठकर बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन बात क्या होगी? सवाल ये भी है, देखिए जो मौजूदा कानून है जिस पे अभी आगा मसूद साहब भी बात कर रहे थे, बहुत दीगर दूसरे दोस्त भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 224 इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉयर, मैं खुद भी चीज़ों को देख रही हूँ। मतलब अगर
8 क्या 10 क्या 12 क्या 15 भी आप जजेस बिठा देंगे, बात तो उन्होंने यही करनी है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले का ये रेफरेंस देते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे तो बस सियासतदान सिर्फ मीडिया पे चीजें चल रही हैं उसको कुछ लोग तो बस पढ़ के बता देते हैं ना, उसको डिटेल ऑर्डर को पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उस फैसले में कहीं ये नहीं लिखा, आई हैव रेड इट, कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है कि उसने राइट लेफ्ट सारी बातें कर दी उन्होंने जो भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ, किसी जज ने अभी तक किसी ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या किसी ने ये बात नहीं की। फिर भी उसके बावजूद हुकूमत बज़िद है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून, कि नहीं जी हम तो नहीं करा सकते। और आज भी जिस तरह उन्होंने किया है, कौमी असम्बली और सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शंस के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया। ये तो खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। जैसे सुप्रीम को जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुए, इस तरह तो ये तो काबीना पे और मौजूदा हुकूमत पे और वजीर आज़म पे भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। आवाज नहीं आ रही रिदा, मुझे आवाज नहीं आ रही, लाइन नहीं आ रही जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे कोई भी। मेरी आवाज आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही। आप सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, दोबारा कॉल। अच्छा चले दोबारा आपको कॉल करते हैं हम जलील साहब। जी आगा मसूद साहब, यही सवाल आपसे भी है। देखिए, मैं तो पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका था कि देखिए अभी जो आप फरमा रही थी मज़ाकरात के लिए ना, कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसका जो निजात है वो मज़ाकरात है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एंड आई फुली इंडोर्स द व्यूज़ ऑफ द पीपल एक्चुअली हु बिलीव इन द पार्लेज, है ना। पार्लेजी तरीका है जिससे कि बात की, और भी कि सियासतदानों के माबैन मतलब दूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब दूरी वैसे उनके फ़लसफ़े से हो सकती है, उनके ख़यालात से हो सकती है, लेकिन पार्लेज करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इमरान साहब के बारे में कहा कि साहब वो तैयार नहीं होते, या ये कि वो खुद चल कर आएँ, ये अल्फाज अदा किए गए, चल कर आएँ और उनसे मज़ाकरात करें। देखिए, चल के आने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको एक बड़ा नॉर्मल इंसान होना चाहिए, हमें बड़े आजिज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आवाम जो है वो सियासतदानों को देखते हैं कि उनका रवैया क्या है, उनका तरीक़ाकार क्या है सियासत करने का, उनका तरीक़ाकार क्या है कि किस तरीके से मुल्क को चलाना। जब उनको वो देखते हैं तो उनको बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि जो अल्फाज वो अदा करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अब ये जब ये हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब ये बिल पास हो रहा था इस डमी असम्बली में, अब मुझे इतना अफसोस हुआ कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और अब तो हम कॉलम आ रहे हैं कि जनाब हमारे जस्टिस फायज़ ईसा साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और वो अगर उनमें थोड़ी बहुत भी अगर ये कि आइन से मोहब्बत होती है, आइन के बारे में उनके ख्यालात, ज़ाहिर है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी उनको आइन से मोहब्बत होती तो उठ के चले जाते। और बाद में उन्होंने झूठ बोला कि मुझे ये तासुर दिया गया था कि सिर्फ वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से वो उसको जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उनके बारे में बात करने का, मैं समझता हूँ कि ये ज़ेब भी नहीं देता है ऐसे सियासतदानों को जो एक अरसे दराज से सियासत कर रहे हैं। हालांकि उनको तो बड़ी समझ आनी चाहिए, उनके सामने तो मुल्क का मुस्तक़बिल होना चाहिए, उनके सामने देखना चाहिए कि हम किस तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते हैं। आज आवाम, देखिए मैं रिदा आपसे बताऊँ, इन्होंने वायदा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, ये कह के ये इख्तिदार में आए थे। आज महंगाई कहाँ है? आज आप 40% आपकी इजाजत से इफ यू अलाउ मी, सो मैं जरा अमजद साहब से पूछ लूं, उनको आवाज आ रही है? अमजद अली साहब, आपको आवाज आ रही है? अमजद अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट थिंक सो कि अमजद साहब को हमारी आवाज जा रही है, कोशिश कर रहे हैं हम उनसे रब्ता करें दोबारा। जी आगा साहब। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखिए जो इनका प्लान था वो प्लान नहीं हुआ, और ये है कि अब वो सारी चीज़ें भूल गए। आज अवाम कहाँ खड़े हुए? आप यकीन करें कि किस तरीके से कराची में लॉ एंड सेंस है। ये तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 15 साल से, तो उनका जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से लॉ एंड सेंस को ख़त्म करें। उस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं, कोई उस पे तवज्जो नहीं है बिल्कुल। आप वफाक पीछे पड़े। सूबों में क्या कर देगा? 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों की अपनी जिम्मेदारी है तमाम चीजें। 56% जो है ना इनको वो मिलता है फंड मिलता है, और ये फंड मिलता है। इसके बाद नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए अभी थोड़े दिन के बाद जब ये के मामले सुधरेंगे, खुदा करे, हम तो पाकिस्तान के लिए आए थे हिंदुस्तान से और पाकिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये डस्ट फैलेगी, मतलब द डस्ट विल सेटल डाउन, यू विल सी कि कितना करप्शन सिंध के अंदर है ना, देन यू विल नो कि किस तरीके से लोग करप्शन कर रहे हैं। तो आवाम के बेचारे की खिदमत कौन करेगा? आवाम के बारे में आप मुझे बताइए कि कहाँ से आवाम के लिए जो है ना ये लोग निकलेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि वफाक को वफाक रहने दीजिए। 15वीं तरमीम जो थी ना साहब, वो ये समझते 2-4 बसें चला दी हैं, बस हो गया। नहीं, 15वीं तरमीम के बारे में ये कहते थे अगर किसी ने ये किया, आप यकीन करें कि कमर दिलशाद को तो आप जानती हैं, वो बड़ा आपका एहतराम करते हैं। कमर दिलशाद साहब सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 4 आर्टिकल लिखे और फिर मेरे साथ वो ARY पे भी आए और उन्होंने कहा कि 6 नुकात का जो था मशरक़ी पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये 8वीं तरमीम है। ये मैं आपको रिकॉर्ड में, आप सारे अखबार में देख लीजिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, आपको इतनी पावर मिली है, 56% आपको फंड्स मिलते हैं, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? कोई आवाम के लिए नहीं कर रहा, लड़ रहे हैं साहब। मैं कहता हूँ जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के पावर को ख़त्म करने की कोशिश की गई या किसी ने भी कोशिश की है, जैसे की जा रही है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत अपने उरूज पर होगी और उस दिन से हमें डरना चाहिए। अल्लाह पाक से भी दुआ करनी चाहिए कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आप फिर समझते हैं कि फिर क्या हो सकता है। हमने बहुत कुछ देखा है, इस पाकिस्तान को देखा है, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और हम तो दुआगो हैं, क्योंकि हम तो हैव नॉट में से ना, हमारा ताल्लुक जो कोई जागीरदार से नहीं है, कोई वडेरों से नहीं है, हम तो हैव नॉट्स में से हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा सफ़र तो हम ही करेंगे और आज भी हम ही कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाने के लिए आप अपना तरीक़ेकार को बदलें और यह है कि आप अगर वो नहीं आ रहे इमरान खान तो आप खुद जाइए और कहिए भाई हम आए फतसे को पाकिस्तान। आपका ये दावा है ना कि हम रियासत को बचाने के लिए सियासत में आए, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अपने इक़्तिदार के लिए आए थे, मुझे बना दो, मैं तजुर्बेकार हूँ। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा ये तजुर्बेकार लोग हैं कि जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। भाई खुदा के लिए ये बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बनाए, 30 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी हैं 47 में, और जिस तब तक ये पाकिस्तान हमारे तो वजूद में आए, फिर इसके बाद आपने देखा कि 1970 में क्या हुआ। भाई ये तारीख़ के सबक हैं। वो सही कहा था कार्ल मार्क्स ने कि द पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन एनी लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री इट मीन्स ही हैज़ टेकन नो लेसन। तो अपने तारीख़ से सीखा ही क्या है आपने। तो मैं समझता हूँ कि हमें बड़े इत्मीनान से और अल्लाह से रुजू करते हुए हम एक दूसरे के करीब आएँ, सोचें कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आपसे क्या कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि आप जमहूर के अगर नुमाइंदे हैं तो जमहूर की जो हालत है, जमहूर के नुमाइंदे तो ये नहीं लग रहे हैं, नहीं लगा ही नहीं। बिल्कुल देखिए कैसे आप रिदा, आप मुझे बताइए, हर चीज को आप देखिए वायलेशन की तरफ है, हर चीज देखिए पेट्रोल इनको फ्री मिलता है ना, हर चीज इनको फ्री मिलती है ना, इनको लिहाज ही नहीं है, लिहाज नहीं, इनको ख्याल नहीं, इनको एहसास नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं है कि भाई क्या किस तरीके से लोग खरीदो फरोख्त है। अच्छा फिर कोई ऐसा मेरा ख्याल है कमिश्नर नहीं है कि भाई जाके वो प्राइस चेक करे, पूछे कि भाई आज 2 रुपये की जो चीज़ थी वो 10 रुपये में क्यों बिक रही है। कोई नहीं। आप यकीन करें, मैं आपसे बताऊँ, एक ज़माने में भुट्टो साहब के ज़माने में मजिस्ट्रेटी निज़ाम था, है ना। उस मजिस्ट्रेट निज़ाम में रिजा लोगों के पास जाके मजिस्ट्रेट बाकायदा लिस्ट चेक करते थे और जो ज़ायद कीमत पे चीज़ फ़रोख्त करते थे उनको गिरफ़्तार भी किया जाता। आज तो ऐसा लगता है फ्री फॉर ऑल है। आज आपको शेख 2 रुपये की मिल रही है, कल जाइए तो वो आपको 10 रुपये की मिलेगी। तो दरअसल ये कि इन लोगों ने आवाम को छोड़ दिया है। आवाम दे हैव फॉरगॉटन द पीपल, जिसकी बुनियाद तो ये कहते हैं ना कि आवाम दे आर लायर, झूठ बोलते हैं, आवाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपने लिए ज़िंदा हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते। अगर यही काम करते तो आज पाकिस्तान में गुर्बत जो है 10 करोड़ हो गई है ना। 10 करोड़ गुर्बत जो है गुर्बत के खत इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसके बाद कोई जॉब्स नहीं है। 8 लाख बच्चे नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई। फिर आप देखें वो इंटरनेशनल जो फर्म्स थी सुजुकी वगैरह सब बंद हो गई हैं। तो आप मुझे बताइए हम ये कहाँ जाएंगे। इतना लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लाखों की तादाद में जो है लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। भाई ये क्या होगा। जो लोग बेरोज़गार होंगे तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से लॉरेंस बढ़ रही है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। हर शख्स तो खुदकशी नहीं कर सकता, हर शख्स जो है ना मरने के लिए तैयार नहीं होता। वो फिर ज़ाहिर है कि दूसरे तरीका अख्तियार करेगा, उसमें कानून भी टूटा जाएगा, उसको कानून की भी नफ़ी की जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि वाहिद हसल ये है कि लेट्स गो फॉर पार्लेज, लेट्स डिसाइड के बाद मिनिमम पॉइंट्स रख लें, लेकिन एक पॉइंट को कभी ना भूलें, वो ये कि इलेक्शन, देयर मस्ट बी इलेक्शन। इफ़ यू वांट सम चेंज इन द सोसाइटी, इफ़ यू वांट सम चेंज इन पाकिस्तान, यू मस्ट गो फॉर इलेक्शन। लेट द पीपल शुड डिसाइड के हु इज़ हु एंड हु इज़ गोइंग टू एक्चुअली रूल पाकिस्तान, इन व्हाट वे दे विल रूल द पाकिस्तान। और वो जो तरीक़ाकार होगा दैट विल बी रिटन इन द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक हो गया है, वेरी वेल सेड आगा मसूद साहब। यही सारा प्रॉब्लम है कि 18वीं तरमीम के बाद भी ज़्यादातर जो पावर ऑफ डेवोल्यूशन की बात है वो तो नीचे चली गई है, निचली सतह तक चली गई है। उसके बावजूद हम वो देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के जो सवरात हैं, जो उसके फ़वाइद एक आम आदमी को मिलने थे, वो उस तरह से नहीं डिलीवर हुए। और अभी भी जो सूबाई हुकूमतों के इतने सारी बड़ी बड़ी काबीना है कि 50-50 60-60 जी वज़ीर रखे हुए, स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए, एक लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका तो मुंह बोलता सबूत है सारे सूबे। और सिंध में तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बुरा हाल है। अभी भी फ्लड्स की जो तकसीम हुई है, एड और जितनी तकसीम हुई है यहाँ पे इमदाद, उसमें देखिए कितनी बड़ी खुर्द बुर्द है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि सैलाब मुतासरीन के पैसों में, फिर ज़कात के पैसों में यहाँ कौन सा ऐसा स्कैंडल है जो यहाँ नहीं, इस सूबे के अंदर वो नहीं ब्रेक हुआ। ज़कात के पैसे से लेकर, इमदाद के पैसे से लेकर, एड के पैसे से लेकर, हर चीज़, गरीबों का हर माल खाने में माशाल्लाह सिंध हुकूमत आगे जी। और सारे वो हमारे पास यहाँ पे निकलते रहे हैं एक के बाद एक, जो भी इस वक्त केसेस हो रहे हैं ख़ास तौर पे, और जितने भी हमारे पास ख़बरें ब्रेक होती हैं इस हवाले से, करप्शन के जो केसेस हैं और जो बड़े बड़े केसेस हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मामला है अनफॉर्चुनेटली कि जी देखें बहुत ही सूरत हाल ख़राब है यहाँ पर। और इसमें 18वीं तरमीम बड़ी बहुत ही आगे है कि उसका किरदार बहुत ज़्यादा है कि जितने जितने मेगा स्कैंडल्स आए हैं, जितने भी स्कैंडल्स आए हैं, वो सारे स्कैंडल जो है वो सूबों की सूबाई जो हुकूमतें उनके बोलते। मुझे तो आपकी बात से चर्चिल का वो जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये लोग हैं, नंगे भूखे लोग हैं, ये जमहूरियत क्या जानते हैं। तो चर्चिल ने तो बाकायदा कहा था कि भाई ये कहाँ मतलब हुकूमत चला सकेंगे। जमहूरियत जो है ना इंग्लिस्तान में 300 साल के बाद आई, अमेरिका में 250 साल के बाद जमहूरियत आई है। इसके बाद उन्होंने जमहूरियत के तरीक़े सीखे, जमहूरियत होती क्या है, टॉलरेंस किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोगों का एहतराम किया जाता है। ये इनके पास तो ना तो कोई ऐसा तस्वुर भी है, और ये मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते। और अगर इंसान को इंसान समझते तो आज देखिए कि हमारे अंदर इतना, आज 75 साल हो गए और 75 साल में हम कहाँ खड़े हैं। आप चलिए हिंदुस्तान को ले लीजिए। हिंदुस्तान तो जाहिर है कि आपका दोस्त मुल्क नहीं है ना, वो तो आपका एनिमी कंट्री है ना। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए तरक्की क्या हो रही है। उनकी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री जो है ना, कितने $2 अरब की जो है ना उनकी एक्सपोर्ट है आईटी की इंडस्ट्री आपको। और हर चीज़ में अशिया खुर्दनोश को आप उठा के देख लीजिए, मुकाबला यहाँ से कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम कीजिए और सोचिए कि हमें पाकिस्तान को हम कहाँ ले जा रहे हैं। ये आपस की लड़ाई है, ये लंदन प्लान जो है ना इसको आप मुस्तरद करें, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सब नुकसान उठाएंगे और ऐसा नुकसान उठाएंगे फिर उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, आपका, जलील नियाज़ी साहब, आपको, जुल्फ़िकार साहब, आपका तीनों मज़मून। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ का आखिरी प्रोग्राम होता है न्यूज़ लाइन का ये, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन 90 दिन में होने का आइन में क्लियर कैटेगोरिकली लिखा है आर्टिकल 224 में, और उससे आप किसी भी तौर से मुंह नहीं मोड़ सकते। यह अवामी और जमहूरी बात है, जमहूरी राइट है, और ये हक़ आप सल्ब नहीं कर सकते सिर्फ अपनी अना और ज़िद परस्ती में। इसी के साथ अपनी मेज़बान रास्ते फ़िकु दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।